हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर। 3 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम समझेंगे किस तरह से आपको सोल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से हमें उसे लिखना है हमारी लैंग्वेज में। शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी से, क्योंकि जो सेक्शन ए है उसमें 2 अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप उसी मॉडल के अकॉर्डिंग आप अपना आगे बढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो इसके जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, जो लास्ट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो सिनोनिम्स के हो या फिर एंटोनिम्स के हो, उसके लिए आपको पैसेज को डिटेल में पढ़कर और अच्छे से उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लाइन मैच करने का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, यू वांट ए कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड यू हिज कैमरा। आपका नाम अंकित है, अजमेर रहते हैं, सुभाष नगर में। आप समर वेकेशन में जा रहे हैं और आपको एक कैमरे की रिक्वायरमेंट है और उस कैमरे के लिए आपने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा है और उस दोस्त से आप रिक्वेस्ट करने चाहते हो, करनी है आपको कि वो अपना कैमरा आपको उधार दे दे। क्लियर? तो यहां पर आपको इसी तरह से पहले एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, और देन उसके बाद डेट और फिर माय डियर फ्रेंड, और स्टार्ट होना है। पहले सैल्यूटेशन देने के बाद आपको स्टार्टिंग लिखनी है, हेडिंग लिखनी है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी वहां पर अच्छे होगे, आई एम गुड हियर एंड आई होप यू विल बी सेम एट देयर। और उसके बाद आपको अपना बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है, दैट आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू दैट we are going to attend a summer vacation, summer vacation camp, and for this purpose I just want to ask you for your camera. मैं आपके कैमरे के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी कि मुझे आपका कैमरा उधार चाहिए, जिससे मैं वहां जाकर और ब्यूटीफुल पिक्चर्स वहां की कैप्चर कर सकूं और मैं अपने एक्सपीरियंस को एक क्या कर सकूं, उसको एक पिक्चराइज कर सकूं और इसको मैं आपको भी बाद में किसी से शेयर भी कर सकूं या फिर मेरी मेमोरी के रूप में इसको अपने पास रख सकूं। तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना है उसको कि किस तरह से आपको कैमरा रिक्वायर्ड है उसका और आप कैमरा लेना चाहते हो वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन योर लाइफ, ईमेल योर लेटर एट लेटर स्टोर एडिटर लेटर टू एडिटर @times official timesofIndia.com, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर है उनको आपको लेटर लिखना है और उस लेटर में आपको ये बताना है कि आपको किस तरह से योगा जो इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की वो किस तरह से है आपके लाइफ में। देखिए, एडिटर को हम लेटर जब लिखते हैं जब हमें सोशल अवेयरनेस के लिए किसी ना किसी तरह से हमें न्यूज़पेपर में कुछ ऐड दिलवाना होता है या कोई ना कोई हमें आर्टिकल दिलवाना होता है, तो यहाँ पर आपको जिस तरह से हम एडिटर को क्या एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से हम लेटर लिखते हैं। एडिटर को लेटर लिखेंगे और उसमें हमें यह बताना है कि इंपॉर्टेंस कितनी है, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस आज के युग में कितनी है, ये बताते हुए और उन्हें लेटर लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 4th क्वेश्चन है वो स्टोरी राइटिंग का है। स्टोरी राइटिंग में आपका जो पैटर्न है वो सेम वही पैटर्न है जो 5th और 8th स्टैंडर्ड का है। आरबीएससी का ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इजी पैटर्न होता है। इसमें जो बच्चा वीक है, जिसको स्टोरी लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो भी आराम से कर सकता है, क्योंकि 50%, आई मस्ट से मोर देन 50% स्टोरी जो होती है वो आपके ऑलरेडी मेंशन होती है। उसमें जो फिलअप्स होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी आउटलाइन आपको इसलिए दी गई होती है क्योंकि आप इसको अपनी जो मेमोरीज है उसको रिकाउंट कर सके और अपनी स्टोरी एक बेहतर तरीके से लिख सके। तो यहाँ पर स्टोरी है 2 cats एंड ए मंकी, ये वाला है जो वो 2 बिल्लियां होती है, रोटी के टुकड़े के लिए लड़ पड़ती है। फिर वहां पर एक बंदर आता है और बंदर उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट लेता हूँ। किस तरह से वो तराजू में तोलता है, आधी रोटी किसी के में रख के, आधी एक साइड और आधी दूसरी साइड रख के, और वो जानबूझकर एक साइड में एक पलड़े में वजन ज्यादा रख देता है और फिर ऐसे दोनों तरफ से हाफ हाफ काटता काटता खाता खाता और वो पूरी पूरी रोटी खा जाता है और फाइनली उन दोनों कैट्स के पास कुछ नहीं बचता और वो बंदर वो रोटियां खा के भाग जाता है वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है स्टोरी है वो है जो स्टैग की है, यानी कि अ प्राउड स्टैग, यानी कि घमंडी बारहसिंगा।
किस तरह से बारहसिंगा को अपने सींग के ऊपर क्या होता है, गर्व होता है, और उसके पैर उसे बहुत गंदे लगते हैं। जब उसके पीछे जंगल में एक बार कोई उसका शिकार करने के लिए भागता है तो झाड़ियों से जब भाग रहा होता है तो उसके पैर पूरी हेल्प करते हैं उसकी, उसे बचाने के। लेकिन उसके जो स्टैक्स होते हैं, यानी कि जो उसके हॉर्न्स होते हैं, उसके जो सींग होते हैं, वो झाड़ियों में फंस जाते हैं और इस वजह से वो किसी शिकारी का शिकार बन जाता है और वो अपनी जान गंवा देता है। और किस तरह से उसके गंदे पैरों ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन उसके जो सुंदर सींग थे उसे सींगों ने उसे मरवा दिया, यानी कि उसको जान की अपनी कीमत जो है, अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, यानी कि वो अपनी जान गवा बैठा। कीमत तो क्या ही चुकाया उसने, सींग ने उसकी जान ले ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए विजिट टू जू। यानी कि देखिए चिड़ियाघर की सैर के ऊपर जो पैराग्राफ है वो आप बचपन से लिखते आए हैं। इसमें हमें कैसे स्टार्ट करना है कि पिछले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गए और हम इस चिड़ियाघर में गए, जो भी चिड़ियाघर का नाम है, जिस चिड़ियाघर में आपने सैर किया उसका नाम लिख लीजिए। फिर वहां पर क्या क्या देखा, कौन कौन से जानवर देखे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और किस तरह से आपने पूरे सभी जगह को एंजॉय किया, पूरे जू को एंजॉय किया, और फिर बाहर आने के बाद आपने किस तरह से ब्रेकफास्ट वगैरह किया और शाम तक अपने घर लौट आए। तो इस तरह से हमें लिखना है इसमें विजिट टू जू के ऊपर। और इसमें देखिए कई आउटलाइंस टाइप आपको दे भी रखी है इसमें, जैसे रामनिवास गार्डन, ये एक प्लेस है जयपुर में, जो जू है वो रामनिवास गार्डन पे है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे जानवर वहां पर देखे, एंड बर्ड्स और पक्षी, व्हाइट लायंस, सफेद शेर, टाइनी लायंस, यानी कि जो जो बड़े शेर होते हैं, हमने जो पढ़ा है, जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाली पोएम है उसमें पढ़ा है, टाउनी बीस्ट, वो शेर के लिए यूज किया गया है। टाइगर्स, बाघ देखे, एलिफेंट्स, हाथी, कलरफुल पैरेट्स, रंग बिरंगे तोते, ग्लीफुल एक्टिविटीज, यानी कि बहुत ही आनंद देने वाली वहां क्रियाकलाप किए, प्रिजर्व एंडेंजर्ड एनिमल्स, एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ये सब आउटलाइंस है जिनका यूज कर करके आप आराम से 12 से 14 लाइनें लिख सकते हैं, और इतनी लाइनें सफिशिएंट है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वहां पर एक महिला है जो क्या कर रही है, बागबानी करनी है, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है गार्डनिंग एज ए हॉबी। किस तरह से घर में जो गार्डनिंग करते हैं, यानी कि घर में सब्जियां फल वगैरह उगाना या फूलों का ध्यान रखना, फूल वगैरह ये उगाना, ये हम किस तरह से उगाते हैं, और ये अगर हमारी हॉबी होती है तो हम इसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, किस तरह से हमें उनकी केयर करनी चाहिए, ये सब हमें उसमें लिखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी है, ग्रामर पार्ट है। देखिए ग्रामर पार्ट में पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपके होता है टेंस का होता है, और इसको मैं बोर्ड पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है वो है, सीता डैश नॉट कम यट। सीता डैश नॉट डैश कम यट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो हमने सबसे पहले यह एडवर्ब देगी यट। यट का मतलब होता है अब तक, यानी कि अभी तक, सीता अभी तक भी। और यहां पर देखो यहाँ नोट लगा हुआ आपको मिल जाए तो समझ जाना सेंटेंस नेगेटिव बनाना है हमें। कैसे बनाना है? नेगेटिव। तो जो यट जो होती है एडवर्ब, वो किसकी होती है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। किसकी होती है? एक बार सब बोर्ड पे ध्यान दे, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सी होती है? जस्ट नाउ, यट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो हम यहां पर क्या भर देंगे? सीता हैज नॉट कम येट। सीता अभी तक वापस नहीं आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मदर डैश कुक फूड बिफोर वी रीच होम। क्या कह रहा है ये? मदर डैश, वर्ब है हमारी कुक, फूड बिफोर वी रीच्ड होम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए आप, और इसमें जो हमारी एडवर्ब है वो है बिफोर। और मैंने आपको बता रखा है अगर आफ्टर या बिफोर दोनों में से किसी भी कंजंक्शन से अगर सेंटेंस जुड़े हुए हो तो आप समझ जाना वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यहां पर हम क्या कर देंगे? हैड कुक्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जांपल है, हैड कुक्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While dash I listened to the music, my younger son was dancing. While I dash listen to the music, क्लियर? एक सेंटेंस ये हो गया, माई यंगर सन वाज डांसिंग। ध्यान रखना बेटा, यहां पर
जब वाइल कंजंक्शन आप देखें, वाइल देखें तो वाइल का मतलब होता है जबकि या जब। अब यहां पर ये कह रहा है कि जब डैश मैं लिसन टू द म्यूजिक, यानी कि ये कह रहा है, और इसमें आपको दूसरा सेंटेंस जो मिलेगा वो पास्ट कंटिन्यूस का मिलेगा। किसका मिलेगा? पास्ट कंटिन्यूस का। यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है और ये वाइल से अटैच है या वाइल इसमें दिया गया है, तो अपन ये भी पास्ट कंटिन्यूस से यूज करेंगे। वाइल आई वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक माय यंगर सन वाज डांसिंग, यानी कि जब मैं म्यूजिक सुन रहा था मेरा जो छोटा बेटा है वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, आई डैश राइट दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। आई डैश राइट दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। अब देखिए यहां पर सिंस और फोर, सिंस और फोर किसकी एडवर्ब होती है? ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहां पर फोर है और यहां पे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अगर कोई मंथ है, कोई ईयर है, कोई टाइम है, कोई पर्टिकुलर पीरियड है या पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए हमें सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर हमारे पास पूरी की पूरी वो समय अवधि दे रखी है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमें फोर का यूज करते हुए हम इसमें क्या भर देंगे? आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years, यानी कि मैं पिछले 4 साल से ये बुक क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। चलिए टेंस के हमने समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है 7वां, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला क्वेश्चन देखिए आप, नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश ब्रॉट टिफिन बॉक्स। नाइदर, देखिए मैं इसका रूल लिखवा देता हूं आपको। अगर आपको सेंटेंस में नाइदर लिखा हुआ मिल जाए, आइदर लिखा हुआ मिल जाए, क्लियर, ईच लिखा हुआ मिल जाए, एवरी लिखा हुआ मिल जाए, एवरी बड़ी लिखा हुआ मिल जाए, समबडी लिखा हुआ मिल जाए, एनीबडी लिखा हुआ मिल जाए, समवन लिखा हुआ मिल जाए, एनीवन लिखा हुआ मिल जाए, नो वन लिखा हुआ मिल जाए, नन लिखा हुआ मिल जाए, नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, एवरी हो, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, सॉरी ये थोड़ा सा समवन में, समवन, एनीवन, नो वन, नन, इनमें से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस में तो आपको सिंगुलर वर्ब ही भरनी है, प्लूरल वर्ब नहीं भरी जाएगी। यही रूल है बच्चा, ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब ही भरनी है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स यानी कि लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं, तो यहां आ जाएगा हैज, हैज ब्रॉट ए टिफिन बॉक्स, यानी कि यहां पर दोनों लड़कियों में से एक भी लड़की टिफिन बॉक्स नहीं लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स डैश प्लेइंग। अब यहां पर इसी रूल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर ओनली नाइदर और आइदर यानी कि नीदर और ईदर की बात हो रही थी। अब अगर मान लो नीदर नॉर और ईदर और आ जाए तो किस तरह से हमें लिखना है? ध्यान रखिए, अगर आपको सेंटेंस में ईदर और दिख जाए यानी कि दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हुए हो, नीदर नॉर से जुड़े हुए हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो, क्लियर, एक सब्जेक्ट के आगे ईदर लगा हुआ होगा और दूसरे सब्जेक्ट के आगे और, एक सब्जेक्ट के आगे नीदर लगा हुआ होगा, दूसरे के आगे नॉर, एक सब्जेक्ट के आगे नॉट ओनली लगा हुआ होगा, दूसरे के आगे बट आल्सो। इस तरह से फॉर्मेशन होगा बेटा, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। सीता के आगे नीदर है और हर सिस्टर्स के आगे नॉर है। तो एक चीज याद रखना, जो वर्ब यूज होगी वो ये वर्ब जो यूज होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट यूज होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। ध्यान रखना, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स,
यहां पर हर सिस्टर्स, यानी कि ये प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए क्या आ जाएगा, वर प्लेइंग। तो यहां पर क्या हम भर देंगे, वर। ध्यान रखना ये रूल आप बिल्कुल शॉर्टकट है, इनमें से कोई भी आए जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बेटा क्लोज, ये क्लोज इसका है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। रेखा पार्टिसिपेटेड इन द रेस, शी हैड ए लेग इंजरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, रेखा participated in the race, she had leg injury। क्लियर? और आपको पीछे दे रखा है दो, बेटा दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, दो ऑल दो। क्लियर? अब ये कह रहा है रेखा पार्टिसिपेट इन द रेस, सी हैड लेग इंजरी। ये कह रहा है रेखा ने रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसके पैर में चोट लगी थी। क्लियर? तो हम इसे कैसे बनाएंगे, रेखा participated in the race though she had leg injury। अब देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज देखिए, ये यहां पर she had leg injury, ये उसके साथ प्रॉब्लम है। क्लियर? और प्रॉब्लम के बावजूद भी उसने क्या किया था, रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो आप एक चीज याद रखना, जो भी प्रॉब्लम होगी सेंटेंस में, यानी कि जो भी नेगेटिव होगा, दो हमेशा उसके आगे रखना है। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस इस तरह से आ जाता है, शी हैड, रेखा हैड अ लेग इंजरी, उसके बाद दूसरा सेंटेंस होता है शी पार्टिसिपेट इन द रेस। तो आप शुरुआती दो से करते, दो रेखा हैड लेग इंजरी, शी पार्टिसिपेटेड इन द रेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। नेक्स्ट है, it was a boring movie we left before it ended। it was a boring movie we left before it ended। और इसको so that से जोड़ना है। ठीक है, ये कह रहा है ये एक बोरिंग मूवी थी और हमने इसे खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया, मूवी छोड़ दी थी, यानी कि उठ के चले आए, मजा नहीं आया। क्लियर? तो सच दैट से इसको जोड़ना है, सच दैट है, सो दैट नहीं है। चलिए सच दैट, तो यहां पर किस तरह से जोड़ेंगे, इट वॉज सच ए बोरिंग मूवी। ठीक है, फिर लगाएंगे दैट वी लेफ्ट बिफोर एंडेड। इट नहीं लगाना है। क्लियर? क्योंकि इट ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, इट वाज सच ए बोरिंग मूवी दैट वी लेफ्ट बिफोर एंडेड। क्लियर? ये इतनी बोरिंग मूवी थी कि हमने इसे खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया, थिएटर से उठकर हम आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वॉइस का है। क्या सेंटेंस है, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। क्या है बेटा, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। देखिए बेटा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट है। देन हमें वर्ब रिक्वायर्ड है, ये हमारी वर्ब आ गई। और देन हमें क्या रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीज हमारे पास है। अब हमारा सेंटेंस बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है कि
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ए नॉइस आ गया, क्लियर। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर नॉइस यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी, ए नॉइस वाज, क्लियर। अब यहां पर आईएनजी फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था कोई सी भी आईएनजी फॉर्म हो तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ए नॉइस वाज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाय, और फिर सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, बाय द बॉयज इन द क्लास, यानी कि अ नॉइस वाज बीइंग मेड बाय द बॉयज इन द क्लास, यानी कि शोर बच्चों द्वारा मचाया जा रहा था क्लास में, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वो हमारा होगा नरेशन का। He said, what a beautiful picture this is. He said, what a beautiful picture this is. बेटा ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, एक्सक्लेमेटरी। यहां पर देखिए आप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया, यानी कि जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है तो ये सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान दीजिए बच्चा, एक बार सामने देखिए सब, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के आते ही ये वर्ड हो जाता है, ये सेंटेंस हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां पर देखिए, अगर यहां पर व्हाट आ जाए, वाव आ जाए, तो ये होता है सरप्राइज, यानी कि देख के आश्चर्य करना। तो हम कैसे बनाएंगे, he exclaimed with surprise, यानी कि जब देख के आपके मुंह से निकले वाह क्या बात है, ठीक है। he exclaimed with surprise, फिर हम कंजंक्शन लगाएंगे that, क्लियर। अब यहां पर है what a beautiful picture this is, तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमें सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करना है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दिस इज, तो ये हो जाएगा दैट, और इस बदल जाएगा, दिस का दैट हो जाता है, और इसका वाज हो गया दैट वाज ए, और फिर हम लगाएंगे ब्यूटीफुल पिक्चर, इस तरह से बनेगा। अब आप कहोगे सर यहां दो दो दैट क्यों लगाए हैं, तो बेटा ये जो दैट है, एक दैट हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है और दूसरा दैट हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्लियर, ध्यान रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पैसेज आपके सामने है, ये हमारा सीन पैसेज है जो कि एन फ्रैंक, डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है उसमें से दिया गया है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट इट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। देखिए यहां पर ये एन फ्रैंक का जो है चैप्टर है, आप उस चैप्टर को आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, पहली बात तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो आपके फर्स्ट फ्लाइट के हो, चाहे वो आपके फुटप्रिंट विदाउट द फिट के हो, सारे चैप्टर्स को डिटेल में आप पढ़ डालो, किसी भी चैप्टर्स को मत छोड़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो उनको, एक एक हार्ड वर्ड्स की जो मीनिंग है वो अपने दिमाग में फिट कर लो। दूसरी बात, जितनी भी पोएम्स है उन सारी की सारी पोएम्स को पढ़ डालो, उनके एक एक लाइन बाय लाइन आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, हर पोएम्स की समराइज कर लो अपने ब्रेन में और उसको एक तरह से सेव कर लो वहां पर, और हर पोएम की समरी आपको पता होनी चाहिए कि ये पोएम कहना क्या चाह रही है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए तो ये हमारी गारंटी है, हो ही नहीं सकता, अगर इतना आपने मेहनत कर ली तो उसके बाद आपके हाथ से कुछ भी छूटकर नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे आप स्वयं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे। नेक्स्ट, चलिए इसके क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देर के। ये दूसरा जो पैसेज है, यहां पर देखिए दो पैसेज आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। दूसरा जो पैसेज है ये वल्ली का है ना, मैडम राइड्स द बस, यानी कि बस में वो जब यात्रा करती है तो उसके ऊपर है। तो वल्ली वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूं जो जिसमें से पैसेज आने के मोर देन 80% से ज्यादा चांसेस है। देखिए नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, इसमें से आपके पैसेज आने का पूरा पूरा चांस है। दूसरा आपका मैडम राइड्स द बस वल्ली वाला। तीसरा आपके फर्स्ट फ्लाइट वाला जो चैप्टर्स है इसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस है। एन फ्रैंक में से है, क्योंकि ये जो जितने भी चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये डिटेल्ड चैप्टर है और काफी लेंथी चैप्टर भी है और इनके अंदर बहुत ही अच्छी कहानियां भी है, क्लियर। तो इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेंचो वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी पैसेज आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितना मंडेला के से है, मैडम राइट्स द बस में से है ये। और हाँ एक चैप्टर जो मैं भूल रहा था, सॉरी, अ सरमन एट बनारस, जो बुद्ध वाला चैप्टर है उसमें से भी देखिए 101%
चांसेस है उसमें से आपके पैसेज आने के, क्योंकि ये जो चैप्टर से डिटेल्ड में है और इनमें एक बहुत ही अच्छा लेसन छिपा हुआ है, एक अच्छी स्टोरी छिपी हुई है जो आपकी लाइफ से कनेक्ट भी करती है। इसलिए बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि इन चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ना और इनकी थीम या इनकी समरी है वो अपने माइंड में रखना, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन है उसमें से आपको देखो, मैं कई बार जब स्कूल्स में कॉपियां चेक करता हूँ 10th की स्पेशल, तो वहां पर देखो बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि 4 क्वेश्चन में से जो 3 आपको आ रहे हैं उसका आंसर देना है। बच्चे 4 के 4 लिख कर आ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे जिसमें आपको मार्क्स, अगर आप 4 के 4, अगर इसमें से 3 करने आपने 4 कर लिए, एग्जामिनर आपको नंबर 3 के ही देगा। आप ये मत सोचना कि हम 4 कर लेंगे तो हमको 2-2 करके और 8 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 6 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकते। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान से करें। What does Mandela thank the international leader for? नेल्सन इंटरनेशनल मीडिया जो मंडेला जो थे वो इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक यू क्यों कह रहे थे? देखो उसका रीजन था, आज जो नेल्सन मंडेला जो जिस दिन ये चैप्टर जो हमारे जो ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, वो मंडेला उस दिन के लिए लिख रहे थे जिस दिन उन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, एंड ही हैड बिकम द फर्स्ट नॉन रेसिकल प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो उस दिन दुनिया भर के इंटरनेशनल डिग्नेटरीज लीडर्स वहां पर आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे, और वो जो एक नई नॉन रेसिकल गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई है उसको क्या करने आए थे? बधाई देने के लिए आए थे। तो ये इसका आंसर होगा, आपको इसको ही लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट मनी थ्रू मेल? लेंचो जो था वो पैसे मनी मेल के थ्रू क्यों नहीं लेना चाहता था? उसका रीजन था, देखिए लेंचो ने जब पहली बार लेटर लिखा और जब उसके लेटर का रिप्लाई पोस्ट मास्टर ने दिया तो उसमें 70 पीसोस थे, बट लेंचो डिमांडेड 100 पीसोस, तो उसमें 30 पीसोस कम थे। तो लेंचो ने भगवान को फिर से पत्र लिखा था कि गॉड, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से 30 पीसोस कम है, और मुझे ये जो पैसे हैं वो मुझे आप भेजिए, और लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है, दे आर द बंच ऑफ क्रूक, यानी कि वो क्या है? वो एक क्रूक का मतलब होता है चोर, लुटेरा या धोखाधड़ी करने वाला, ये उनका एक ग्रुप है पूरा का पूरा। तो लेंचो इसलिए उनको कहता है कि आप डायरेक्ट मुझे ही भेजना, इसको आप मेल के थ्रू मत भेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड एन फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन? वेयर डिड एन फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन? देखिए यहां पर ये कह रहा है एन जो है वो जर्मन ऑक्यूपेशन के टाइम कहां छुपी हुई थी। चलिए इसको देखते हैं अपन। इसमें देखिए एन फ्रैंक हिड इन हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में वो अपने फादर के किस में छुप गई थी? ऑफिस में छुप गई थी। क्लियर? ऑफिस की बिल्डिंग में छुप गई थी जो कि एम्स्टर्डम में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड वल्ली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? वल्ली ने बस की यात्रा के लिए इंफॉर्मेशन कहां से इकट्ठी की थी? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, वल्ली हर उन यात्रियों से बात करती थी जो बस की यात्रा करते थे, और फिर उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन करती थी, जिससे उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था और किस तरह से उसको बस की यात्रा करनी थी यह उसने समझ लिया था, या उनसे एक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि दो में से कोई एक है जिसका आपको डिटेल में आंसर देना है। हाउ इज रिवर कावेरी अ लाइफ लाइन फॉर वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग? देखिए कावेरी जो नदी है वो जंगली जीवों के लिए, जो जंगली जो एक वहां की जो जंगल की जो वहां की वो है एक लाइफ है, उसके लिए वो किस तरह से हेल्पफुल है। तो कावेरी रिवर जो है वो वहां से जो बहती हुई आती है, तो इसमें कई लोगों को ये बेनिफिट देती है, कई वाइल्ड एनिमल्स को बेनिफिट देती है। वहां पर एलिफेंट्स है और भी मंकीज की कई स्पेसीज है इनको, और यहाँ पर हाथी है वो नहाने के लिए जाते हैं, और भी कई एक्टिविटीज होती है यहाँ पर जो कि आपके चैप्टर में डिटेल में दे रखा है। आपको उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा ही लिखना है, इसको छोटा मत लिखना, क्योंकि ये इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक लिखना ताकि आपको 3 मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट, Why was the young seagull alone on this ledge? यंग सीगल अपने चट्टान पे अकेला क्यों खड़ा था? देखिए इसका आंसर तो आपको बेहतरीन आता होगा, क्योंकि
उसके जो बाकी के जो ब्रदर और सिस्टर थे वो उड़ चुके थे, उसके पेरेंट्स उड़ चुके थे, और वो वहां अकेला इसलिए था क्योंकि उसको उड़ने से डर लग रहा था। उसको ये लग रहा था अगर मान लो वो कोशिश करता भी, इफ ही ट्राइड टू फ्लाई हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो ऐसा सोच रहा है, इसीलिए वो वहीं है और भूखा प्यासा वहीं पड़ा है, और बाकी सारे के सारे आसमान में, खुले आसमान में उड़ गए हैं और आसमान की सैर कर रहे हैं, इसलिए वो वहां पर अकेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो में से किसी एक को आपको लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, इट मस्ट बी फ्रॉम द चैप्टर प्रपोजल, ये प्रपोजल चैप्टर में से ही होगा। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द नेचर्स ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट एंड द हीरोइन ऑफ द प्ले द प्रपोजल। ये कह रहे हैं प्रोटोगोनिस्ट यानी कि जो हीरो है मेन रोल में, यानी कि जो लोमो है, और जो प्रपोजल की जो हीरोइन है यानी कि नतल्या है, इन दोनों को कंपेयर करो, इनके नेचर में किस तरह से आपको कंपैरिजन कर पाते हो। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि दोनों के दोनों है, एक तरह से दोनों के दोनों घमंडी टाइप है, इनका ईगो बड़ा हाई होता है, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं, इनको अपनी वेल्थ के लिए बड़ा ही एक प्राउड होता है। यहाँ पर जो लोमो है वो 36 ईयर्स का है, और लगभग इसकी जो एज है वो आगे बढ़ रही है, और ये शादी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या एक्साइटेड है, और इसको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। वहीं नितल्या है वो जो बहुत समझदार लड़की है, इंटेलिजेंट भी है, और एक बहुत ही अच्छी हाउस होल्ड है, वो बड़े अच्छे से घर को मैनेज कर सकती है, और वो दोनों के दोनों जो है वो छोटी छोटी बातों पे जो लड़ रहे हैं, उनका जो एक प्राउड है वो भी यहाँ पर फेज आपको लिखना है, और उनकी जो क्वालिटीज है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू चुबोकू आर द डिफेक्ट्स इन गैस, यानी कि चुबोकू के अकॉर्डिंग जो गैस है उसमें क्या डिफेक्ट होता है। यहां पर ये बता रहा है कि भाई gas according to the Chupoku is old and ugly as a worn out cab horse. Its pedigree is not known. It is short in the muzzle. It is silly. Its buying cost is more than squeezer. It has gone lame now. They also argue that he is undershot. It means his lower jaw is shorter than the upper one, which affect his ability as a hunting dog. यहाँ पर जो चुबोकू है वो इस तरह से उसको बताता है कि जो गैस है वो ओवर शॉर्ट है, उसका जो नीचे का जबड़ा है ऊपर के जबड़े से छोटा है, इस तरह से उसकी कई खामियां बताता है, कई उसकी कमियां बताता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से उसके अंदर कई डिफेक्ट बता देता है, और ऐसे भी बताता है कि उसकी जो प्रजाति है वो ज्यादा कोई लोग उसको जानते नहीं है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। The fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. ये fog वाली पोएम में से, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो fog है वो आती है छोटे छोटे पैरों के साथ, जैसे कि बिल्ली आती है दबे पैरों के साथ। It sits looking over harbor and city. ये बैठती है और बंदरगाहों के ऊपर से शहरों की ओर देखती है, on silent haunches and then moves on. और फिर अपने कंधों को झुकाती हुई वो आगे बढ़ती है, जिस तरह से एक बिल्ली आगे बढ़ती है, ये भी साइलेंटली शहर में एंट्री कर जाती है। क्वेश्चन देखते हैं इसके। What does the fog do after arriving? Fog आने के बाद क्या करती है? It stays forever. It looks over the harbor and city. It turns into rain. It makes loud noise. तो इसका राइट आंसर है वो है It looks over the harbor and city. चलो आगे बढ़ो। How does the fog come? Fog किस तरह से आती है? तो देखिए इसका आंसर, एक बार हम बैक में जाएंगे, पोएम के ऊपर पहली लाइन में The fog comes on little cat feet. It means the fog comes like a cat. It does not make any sound, same as the cat. तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? Why does the poet compare the fog with cat? देखिए सेम ही आंसर ऑलमोस्ट है कि कवि जो है वो फॉग को एक बिल्ली से कंपेयर क्यों करता है। देखिए जिस तरह से बिल्ली हमारे घरों में आती है विदाउट नोइंग, बिना हमें पता लगने दिए वो अंदर घुस जाती है, और जो भी दूध वगैरह कुछ भी ऐसी सामग्री रखी हुई होती है वो उसको चट कर जाती है। उसी तरह से जो फॉग होती है वो भी घर में जब शहर में एंट्री करती है तो वो किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, एकदम साइलेंटली आती है जिस तरह से बिल्ली आती है। तो इसलिए फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है किसकी? यहाँ पर बात की गई है बॉल पोएम की, और बॉल पोएम में ये कह रहा है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। राइटर कह रहा है, जो पोइट कह रहा है कि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक दूसरी बॉल है, दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, यानी कि एक ऐसा दुख होता है जो उस बच्चे को एक जगह फिक्स कर देता है उस बॉल को खोने का,
द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड, यानी कि जो बच्चा वहां पर खड़ा होता है वो एकदम कठोर हो जाता है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा होता है, स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे घूर रहा होता है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और सारी उसी बंदरगाह की तरफ घूर रहा होता है जहां पर उसकी बॉल चली गई है, गेंद चली गई है। चलिए, वेयर डज द बॉय लुक एट द माउंस हिज बॉल, तो यहां पर जो बच्चा है वो कहां पर देख रहा होता है रोते हुए जब उसकी बॉल चली जाती है इनटू द हार्बर। क्लियर? नेक्स्ट, why does the poet say that there is no use to tell the boy about the other balls? देखिए यहां पर कवि इसलिए ऐसा क्यों कहता है कि कोई कहने का मतलब नहीं है कि दूसरी बॉल भी है, क्योंकि देखिए यहां पर जो राइटर है वो उस बच्चे को सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहता है, इसलिए वो उसको कहता है कि दूसरी बॉल का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बॉल की जो कीमत है उसके लिए बहुत ही ज्यादा थी। क्लियर? चलिए, What is the condition of the boy according to the above lines? यानी कि ये जो बच्चा है इसकी क्या कंडीशन है? देखो कंडीशन क्या है, बच्चा चुपचाप खड़ा है, दुखी है, देख रहा है अपनी बॉल के लिए, और वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि भाई मुझे ये बॉल कैसे ना कैसे करके वापस मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 3 वर्ड्स ईच। देखिए यहां पर जो पोएम में से है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ पोइट अबाउट डिजायर, यानी कि डिजायर से पोइट के क्या व्यूज है, यानी कि डिजायर क्या होती है, किसी चीज की इच्छा, यानी कि किस तरह से जो फायर एंड आइस है वर्ल्ड किस तरह से एंड होगा। तो यहाँ पर एक डिजायर एक बहुत बड़ा क्या है, एक यहाँ पर कंपोनेंट माना गया है जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो उसके बारे में हमको लिखना है। चलिए, व्हाट डज द टाइगर थिंक व्हेन ही लुक्स एट द स्टार्स, ये टाइगर इन द जू वाली में से है कि भाई जो टाइगर है वो क्या सोचता है जब वो तारों की ओर देखता है, वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि भाई वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर है और ये सारी की सारी जो बाहरी दुनिया है ये एक उसके लिए क्या है, एक इमेजिनेशन ही है, और वो उनकी तरफ देखता रहता है और अंदर ही अंदर बैठा बैठा वो पेट्रोलिंग करने वाले व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनको सुनता रहता है, और इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकता है, और वहां पर अपना एक दुख में वहीं पर वो ठहरा सा रह जाता है। चलिए, हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज, डस्ट ऑफ स्नो, कवि का जो मूड है वो कैसे चेंज हो जाता है, जिस तरह से एक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, यानी कि जिस तरह से कौवा उसके ऊपर डस्ट गिरा देता है एक स्नो का, तो उसका मूड इसलिए चेंज हो जाता है कि उसके मन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जो मैंने टाइम खराब कर दिया है वो तो बीत चुका है, लेकिन जो आने वाला टाइम है मेरा वो बचा हुआ है और उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूं। चलिए, What do Amanda's fantasies reveal about her feelings, यानी कि अमेंडा की जो कल्पनाएं हैं वो उसकी भावनाओं में कैसे रिवील होती है। यहाँ तो देखिए जो अमेंडा है वो सोचती है कि मैं मरमेड हूं, वो सोचती है कि मैं अलग से अपनी लाइफ जी सकती हूँ, वो सोचती है कि मुझे किसी की बाउंडेशन नहीं चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें उसकी कल्पनाओं में है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो उसकी जो मदर है वो उसको बार बार क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है और उसको बार बार टोक रही है, तो यहाँ पर उसकी फैंटेसीज, उसकी इमेजिनेशन जो उसकी रियलिटी से काफी परे है, तो ये हमें लिखना है वहां पर। चलिए, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द ट्रीज डिपार्चर, यानी कि जो कवि है वो पेड़ों के निकलने के बारे में क्या सोचता है। ये ट्रीज वाली पोएम में से है, जैसे घरों से ट्रीज जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके बारे में जो राइटर है वो क्या सोच रहे हैं, है ना। एंड्रियानी रिच जिन्होंने लिखा है, तो उनकी एक थीम है वो इसमें लिखनी है हमें। चलिए आगे, What was the reason of Loisel's ruin? मैम लोइजल्स के बर्बाद होने का क्या कारण था? वही कारण है, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस ले लिया था, एक बोरो किया था, जो कि झूठी शानो शौकत के लिए किया गया था, और वो नेकलेस खो गया था उनसे, और जिसको पे करने के लिए उन्हें बहुत कुछ गिरवी रखना पड़ा, यहां तक कि अपना घर तक छोड़ देना पड़ा, और इस वजह से वो बर्बाद हो गई थी एक झूठी शान के लिए। चलिए, What was the problem with सुलेखा at the age of 10 months? जब वो 10 महीने की थी तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो यहां पर देखिए सुलेखा जो है, भोली वाला जो चैप्टर है, इसमें भोली वाले चैप्टर में क्या बताया गया है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। हाँ, ये क्या हो गया था, ये खाट पे से गिर गई थी और इसका ब्रेन का एक पार्ट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ये क्या करने लग गई थी, और इसने मतलब बोलना बहुत ही लेट स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया तो ये हकलाने लग गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज थिंक टैंक कंपेयर अर्थलिंग विद मार्टियंस, यानी कि जो थिंक टैंक है वो अर्थ के लोगों को किससे कंपेयर कर रहा है, मार्टियन से कंपेयर कर रहा है। तो ये कह रहा है यहां पर, थिंक टैंक कंसीडर्स द मार्टियंस मोर हैंडसम एंड मोर इंटेलिजेंट देन द अर्थलिंग, द अर्थलिंग आर अगली एंड लेस इंटेलिजेंट बिकॉज दे हैव टाइनी हेड्स, यानी कि थिंक टैंक ये कहता है कि जो मार्स के जो लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट है,
अर्थ के लोग कम इंटेलिजेंट है क्योंकि मार्स के लोग बहुत ही हैंडसम है, उनके सर बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि अर्थ के लोगों के सर बहुत ही छोटे छोटे। इसलिए कौन इंटेलिजेंट कौन है? मार्स के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, अर्थ वाले तो भूंडी सी शकल के हैं। इसके कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल ने हरिराम को, चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया था? उसका रीजन था, वो नहीं चाहता था कि ये आगे भी भविष्य में चोरी करे। उसको पता चल गया था, है ना, दो ही गॉट टू नो दैट ही हैज स्टोलन हिज मनी, लेकिन फिर भी उसने उसको पुलिस को नहीं दिया क्योंकि वह उसको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड ओजोबेल गेट रिड ऑफ मैक्स? मैक्स से वो कैसे छुटकारा पाता है? तो स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी, किस तरह से वो मैक्स को बताता है कि बालकनी एक सीक्रेट गेट है जो कि दूसरे लॉबी में जाकर खुलता है, और इस तरह से, और वो ये भी कहता है कि अभी जो फाइल मेरे पास है, अगर मैंने उन्हें वो फाइल नहीं लौटाई या मैंने उन्हें रेस्पॉन्स नहीं किया तो वो आएंगे, वो एक एक घंटे में मुझसे मिलने आएंगे, और अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो अंदर आएंगे और वो तुम्हें शूट कर देंगे। इस तरह से उसको बेवकूफ बनाता है और अपनी क्लेवरनेस के थ्रू वो उसको वहां से भगाने में क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट चलिए एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ? यानी कि कौन सा जो एनिमल है वो अर्थ के ऊपर उड़ सकता है? यहां पर ये कह रहा है जो थिंक टैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन था? काउ। इसका राइट आंसर होगा काउ। सेकंड, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट? कितनी तरह की स्पीसीज बटरफ्लाइज की एवरेज कलेक्ट कर लेता है? तो इसका आंसर होगा 25। ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिसेस लॉयसल्स वाइफ? क्या नाम होता है उनका? उसका नाम होता है मेटिल्डा। क्या होता है? मेटिल्डा। ठीक है। चलिए मिस्टर लॉयसल्स की वाइफ का, एट व्हाट एज डिड बोली फॉल ऑफ फ्रॉम हर कॉट? कितने एज में बोली अपनी जो खाट पे से गिर गई थी? तो बोली यहाँ पर 10 मंथ्स की थी तब वो खाट पे से गिर गई थी और उसका दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया था। नेक्स्ट, मेटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोट द नेकलेस फॉर? कितने रुपए में खरीदा था? तो उन्होंने कितने में था भाई? उनको 36,000 फ्रैंक्स चुकाने पड़े थे उस नेकलेस को खरीदने के लिए। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर 4 जो आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए डक्टाइल एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।